जय हिंद साथियों। हमने जो संविधान की क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई हैं दरोगा भर्ती 2021 के संदर्भ में, उसमें कल पिछली कक्षा में हमने देखा किन किन बिंदुओं पर हमने चर्चा की। संविधान की प्रमुख समितियां और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान की प्रमुख समितियां एवं संविधान के विदेशी स्रोत। इन दो बिंदुओं पर हमने कल चर्चा की जो आगामी हमारी परीक्षा दरोगा भर्ती 2021 के दृष्टिगत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से वन लाइनर प्रश्न आते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, या यहां से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की। इन सब विषयों पर हमने कल चर्चा की। इसके साथ ही हमने कल संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि हमारे संविधान में बहुत सी चीजें विदेशों के संविधान से ली गई। हम बहुत जल्दी सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विदेशी स्रोतों के संबंध में जैसा कि हमने चर्चा किया, जो बातें यूएसए के संविधान से ली गई थी, वो था मौलिक अधिकार, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति एवं इस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति। उसके अलावा जो बातें ब्रिटेन से ली गई थी उसमें संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। इसके अलावा हमने कल देखा आयरलैंड के संविधान से को भी जल्दी देख लें। आयरलैंड के संविधान से जो चीजें ली गई थी उसमें जो बातें सबसे महत्वपूर्ण थी वो था नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। बहुत सारी एक दिवसीय परीक्षाओं में ये बातें एकदम डायरेक्ट पूछी जा चुकी हैं, जिसमें रेलवे एनटीपीसी 2015 में जो 18,225 पोस्ट आई थी उसमें एक प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, और इसका जवाब हम सभी जानते हैं कि वो है आयरलैंड। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी कई बार पूछा गया है कि नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, और उसका जवाब है आयरलैंड। और इन नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य हम आगे चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य है भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आयरलैंड के संविधान से जो अन्य बातें ली गई थी नीति निदेशक तत्वों के अलावा, वो था राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था,
और एक और बात ली गई थी, वो थी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों का राज्यसभा में मनोनयन। ये बातें आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। और इसके अलावा उस समय सोवियत संघ और अब रूस, यहां से मूल कर्तव्यों को लिया गया था। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया था, और उसका जवाब है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन। इसके अलावा कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, जो बातें भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी वो थी समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है, इसको भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। जर्मनी से जो लिया गया था वो था आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। इन बातों को हमने देखा। संविधान के विदेशी स्रोत में जापान, जर्मनी में जो बातें ली गई थी, आपात के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। ये साथियों, इस दरोगा भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें जो संविधान के खंड से प्रश्न आते हैं, उसमें से ये जो विषय है संविधान के विदेशी स्रोत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां से प्रायः एक प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न जरूर आता है, और वो है कि कौन सी चीजें किस देश के संविधान से ली गई। इन सब चीजों के बारे में हमने कल चर्चाएं की थी। आज का अपना जो विषय है वो है संविधान की अनुसूचियां। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संविधान की अनुसूचियां। जब भारतीय संविधान बना उस समय इसमें बाईस भाग, 8 अनुसूचियां एवं 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में इसमें 25 भाग
और 12 अनुसूचियां, 470 अनुच्छेद। वर्तमान की स्थिति जो है, वर्तमान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 470 अनुच्छेद। अब हम संविधान की सभी अनुसूचियों को एक एक करके देखते हैं। प्रायः एक प्रश्न इस विषय से आ जाता है, संविधान की अनुसूचियों से। दरोगा भर्ती परीक्षा 2016 जो कि दिसंबर 2017 में हुई थी, उसमें कई शिफ्ट में संविधान की अनुसूचियों से एक प्रश्न जो है पूछ दिया था। और हम अब चलते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को एक एक करके देखते हैं। और इसी के साथ पहली अनुसूची, संविधान की 12 अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है वो है संघ एवं इसके राज्यों से। जो पहली अनुसूची है वो है संघ और इसके राज्यों से संबंधित। जो दूसरी अनुसूची है वो है भारत के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सभापति एवं उपसभापति, अथवा लोकसभा के अध्यक्ष, एवं उपाध्यक्ष, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो दूसरी अनुसूची है वो भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित के वेतन, भत्ते एवं
पेंशन से संबंधित। जो दूसरी अनुसूची है वो भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक जो पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालयों के, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन जो संवैधानिक पद हैं भारत के, दूसरी अनुसूची इनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। अब आते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची पर। जैसा कि पहली और दूसरी अनुसूचियों को हमने देखा, अब आते हैं भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची पर, और वो इस प्रकार है। तीसरी अनुसूची जो तीसरी अनुसूची है वो है भारत के ये जो संवैधानिक पद है, इनके पद ग्रहण के समय शपथ का उल्लेख जो है वो तीसरी अनुसूची से संबंधित है। संवैधानिक पदों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। जो तीसरी अनुसूची है वो संवैधानिक जो पद हैं उसके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। इसी प्रकार जो चौथी अनुसूची है वो राज्यों तथा संघ क्षेत्रों, जो चौथी अनुसूची है राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित। चौथी अनुसूची राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तीसरी अनुसूची संवैधानिक पदों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ से संबंधित है, तथा चौथी अनुसूची राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अब आते हैं पांचवी अनुसूची पर। संविधान की जो ये 1, 2, 3, 4 अनुसूची है इसको हमने देखा, और अब आते हैं संविधान की पांचवी अनुसूची पर।
जो संविधान की 5वीं अनुसूची है, यह है अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। जो 5वीं अनुसूची है वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित। इसी प्रकार से जो 6वीं अनुसूची है पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, जबकि जो 6वीं अनुसूची है यह असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित। से संबंधित 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि 5वीं अनुसूची भारत में जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति है उनके प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची पर। ये एक महत्वपूर्ण अनुसूची है, हम इस पर चर्चा करेंगे। सातवीं अनुसूची सातवीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां शामिल हैं। जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियां शामिल हैं, जिसमें पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची
ये सातवीं जो अनुसूची है वो तीन अनुसूचियों से मिलकर बनी है। एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची है इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसी तरीके से जो राज्य सूची है उस पे राज्य सरकार कानून बनाती है। और इससे अलग जो तीसरी सूची है समवर्ती सूची, उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। समवर्ती जो सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। प्रारंभ में जो केंद्र सूची थी उसमें 97 विषय थे। जो राज्य सूची है उसमें 66 विषय थे, और जो समवर्ती सूची है इसमें 47 विषय थे। केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, इस पे प्रारंभ में 97 सूची थी। राज्य सूची जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है, इसमें प्रारंभ में 66 विषय थे। और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं, केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, इसमें प्रारंभ में 47 विषय थे। जबकि वर्तमान में जो केंद्र सूची है उसमें उसके जो विषय हैं वो 97 से बढ़ाकर 100 कर दिए गए हैं। जबकि राज्य सूची इसमें प्रारंभ में 66 विषय थे, इसमें अब 66 से 61 विषय कर दिए गए हैं। और जो समवर्ती सूची है इसमें जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, इसमें प्रारंभ में 47 विषय थे और अब 52 कर दिए गए। ये थी हमारी 7वीं अनुसूची, जिसमें 3 सूचियां शामिल हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची वो है जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसी प्रकार से राज्य सूची वो है जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है। और इसी प्रकार से समवर्ती सूची वो है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। प्रारंभ में केंद्र सूची में 97 विषय थे और अब 100 विषय हैं। प्रारंभ में राज्य सूची में 66 विषय थे और अब 61 विषय हैं। और इसी तरीके से प्रारंभ में समवर्ती सूची में 47 विषय थे और अब 52 विषय हैं। तो ये थी 7वीं अनुसूची। हमने जब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों को देखा था, तो उसमें जब हम ऑस्ट्रेलिया से लिए गए बातों को हमने देखा, तो देखा था समवर्ती सूची का प्रावधान, और वो यही है जिसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अब आते हैं 8वीं अनुसूची पर। ये था दोस्तों 7वीं अनुसूची, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल थे। और अब आता है 8वीं अनुसूची।
8वीं अनुसूची जो है वो मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना देखना है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है और उसका जवाब है 22। इसमें बस यही बात देखनी है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है भारतीय संविधान के, और हम सब जानते हैं उसका जवाब जो है वो 22 है। साथियों, ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 की लिखित परीक्षा में एक प्रश्न यहीं से एकदम डायरेक्ट आया था और वो यही था कि 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, और उसका जवाब है 22। और ये हमारी जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021, उसके लिए भी ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक ही प्रश्न इसमें अगर यहां से आता है प्रश्न तो एक प्रश्न आता है कि भारतीय 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, मान्यता दी गई है, उसका जवाब है 22। या फिर पूछ दे कि भारतीय संविधान में जो भाषाओं को मान्यता दी गई है वो किस अनुसूची से संबंधित है, और उसका जवाब है 8वीं अनुसूची से। अब आते हैं 9वीं अनुसूची पर। ये तो 1 से 8 तक वो अनुसूचियां थी जो प्रारंभ में हमारे संविधान में थी। उसके बाद 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई संविधान में संशोधन करके, और संविधान में संशोधन करके जो अनुसूची जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची थी यह संविधान के पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। जो 9वीं अनुसूची थी यह संविधान के पहले संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ी गई, और जो राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। यह अनुसूची राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित। जो 9वीं अनुसूची थी इसको संविधान के पहले संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया, और 9वीं अनुसूची राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। इसमें इतनी बातें देखी गई हैं। इस अनुसूची को एक और महत्वपूर्ण बात है, इस अनुसूची को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है
उच्चतम न्यायालय वो इस कानून की समीक्षा कर सकता है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें जो शामिल है कानून उसकी समीक्षा कर सकता है। और वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम सम्मिलित। अर्थात जो 9वीं अनुसूची है इसको संविधान के पहले संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया, जो राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है और इसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब सर्वोच्च न्यायालय 9वीं अनुसूची में शामिल कानून की समीक्षा कर सकता है। वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम सम्मिलित। तो ये था 9वीं अनुसूची, जो प्रारंभ में अनुसूची थी 1 से 8 तक अनुसूचियां थी, और 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संशोधन 1951 में जोड़ा गया। अब हम आते हैं 10वीं अनुसूची पर। 10वीं अनुसूची को भी संविधान के संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था, क्योंकि प्रारंभ में तो 8 ही अनुसूचियां थी। 10वीं अनुसूची को भी संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। जो 10वीं अनुसूची थी इसको 1985 में 1985 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये जो 10वीं अनुसूची थी यह दल बदल कानून से संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची है इसको 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और यह दल बदल कानून से संबंधित। इसी प्रकार से आते हैं अब 11वीं अनुसूची पर। और इसे भी संविधान के संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची के बाद आते हैं 11वीं अनुसूची पर। 11वीं जो अनुसूची है उसे भी संविधान के 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो 11वीं अनुसूची थी हमारी उसे संविधान के 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और यह अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित थी।
यह अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। जो 11वीं अनुसूची है हमारी, इसे संविधान के 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है और यह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 29 विषय दिए गए। जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है, जो कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। ये थी हमारी 11वीं अनुसूची। और अब आते हैं संविधान की 12वीं और अंतिम अनुसूची पर, और इसे भी संविधान के संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची इसे भी संविधान की जो 12वीं अनुसूची थी, इसे भी संविधान के 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। जो हमारी 12वीं अनुसूची है, इसे संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। यह जो 12वीं अनुसूची थी वो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित थे। यह जो अनुसूची थी वह शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी। संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची है यह संविधान के 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है और यह अनुसूची शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है और इन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए।
18 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची संविधान के 74वें संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई है, जो कि शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को शहरी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये था संविधान की अनुसूचियां। हमने एक एक करके संविधान की 12 अनुसूचियों को देखा कि संविधान में मूलतः प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी और 4 बाद में संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और इस प्रकार से संविधान की 12 अनुसूचियों को हमने देखा कि कौन सी अनुसूचियां किससे संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है हमारी, वो संविधान के पहले संशोधन 1951 में जोड़ी गई, जो राज्य के संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची संविधान के 52वें संशोधन 1985 में जोड़ी गई, जो दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और पंचायती राज संस्थाओं को इसमें कार्य करने के लिए इसमें 29 विषय प्रदान किए गए। इसी तरीके से 12वीं अनुसूची, इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है एवं यह शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है और इसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। और इस तरीके से हमने 1 से लेकर 12वीं अनुसूची तक एक एक अनुसूचियों को देखा। अब हम अगली कक्षा में संविधान के अगले टॉपिक पर एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो होगा हमारा अगला टॉपिक, वो होगा नागरिकता। हम अपनी अगली कक्षा में भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा विषय होगा वो होगा भारतीय नागरिकता। इस विषय पर हम अपने अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक आप जो है नियमित रूप से अपने एक एक विषय पर ध्यान देते रहें, परीक्षा के प्रारूप को समझते रहें, उसमें आए प्रश्नों का अध्ययन करते रहें और अपने टीचर अपनी कक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। और इसी के साथ हम अपने अगली कक्षा में फिर से नए टॉपिक भारतीय नागरिकता के साथ मिलते हैं। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।